नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उपेक्षा और विधानसभा सीट छीनने से नाराज दीपक जोशी ने आखिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लेकिन दीपक जोशी ऐसे अकेले नेता नहीं हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय नाराज चल रहे नेताओं के नामों की सूची लंबी है। कौन कौन है नाराज और क्या देंगे बीजेपी को चोट, आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस में दीपक। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्यनारायण सत्तन और अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर वीसेन, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित कई और ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सियासी गलियों में जिनकी चर्चा तेज है, ये सभी नाम वो हैं जो कभी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं। लेकिन इनकी नाराजगी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। क्यों कांग्रेस की नजरें सेजवार पर भी हैं? पिछली बार बेटे मुदित सांची प्रभुराम चौधरी से हार गए थे। कांग्रेस चाहती है कि गौरी शंकर सेजवार इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरें। बीजेपी में उपेक्षा का शिकार पूर्व सीएम के भांजे अनूप मिश्रा, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी इन दिनों बीजेपी से खफा बताए जा रहे हैं। एक साल पहले अनूप ने खुलकर कह दिया था कि चुनाव लड़ेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा को कांग्रेस में आने का ऑफर भी दिया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बीजेपी में अनूप मिश्रा को अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस उन्हें उनकी मांगी सीट से टिकट दे सकती है। बता दें, अनूप मिश्रा चंबल अंचल से आते हैं, जो इन दिनों बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत लंबे समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वे कई मोर्चों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इस बीच इंदौर की सियासत में भंवर सिंह शेखावत के सियासी कद को देखते हुए कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नजर अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत पर भी बनी हुई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार के करीबी बताते हैं कि बीजेपी में इन दिनों लूप लाइन में चल रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर वीसेन अपने बेटे मुदित सेजवार के सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दरअसल सेजवार की विधानसभा सीट रही है सांची पर भी सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है। वहां मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी का कब्जा है। ऐसी दशा में डॉक्टर सेजवार के बेटे मुदित सेजवार के सियासी भविष्य पर संकट के बादल छा गए। बता दें, मुदित पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें प्रभुराम चौधरी ने चुनाव हरा दिया था। तब प्रभुराम कांग्रेस में हुआ करते थे, आज बीजेपी में हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता सेजवार से लगातार संपर्क कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने प्रभुराम चौधरी के खिलाफ सेजवार को चुनाव मैदान में उतारने का प्रस्ताव भी दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो नेता बीजेपी से खफा है, बीजेपी के नेता, वो धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। इसमें आज जो दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थामा है, इससे कुछ नेता और मुखर हुए हैं और सामने आकर बोलने भी लगे हैं। ऐसे में जो बीजेपी है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नंद कुमार सिंह चौहान मेरे पिताजी के सही मायने में उत्तराधिकारी थे। उन्होंने मेरे पिताजी को अंगीकार करके राजनीति की। उन नंद कुमार सिंह जी चौहान का मकान तोड़कर एक नया मकान 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से खड़ा किया। अरे शिवराज जी, आप जोशी जी का स्मारक 2.5 करोड़ का नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन अपनी सुविधा, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए आप मकान बना रहे हो, आप नए नए काम कर रहे हो।
अरे आप उस जोशी जी को तिरस्कृत मत करो, और जो व्यक्ति तिरस्कृत करेगा उसके खिलाफ आवाज। रघुनंदन जी मेरे हमेशा आदर्श रहे, बड़े रहे। पिछली बार उन्होंने मुझे सौगंध डाली थी, कैलाश जी आए थे और रघुनंदन जी ने मुझे सौगंध डाली थी। मैं इस कारण से उसमें रुक गया। आज अभी भी मेरे साथ सब लोग आए, और मैं तो ये कहूँगा कि इतने लालीपाप मुझे दिखाया कि लालीपाप मैंने खाई तो नहीं, लेकिन लालीपाप देख देख के मेरे शुगर का लेवल बढ़ गया। और मुझे लगता है कि अब शुगर लेवल को घटाने के लिए हम एक शिष्टाचार वाली पार्टी, जिसने अपने शिष्टाचार को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिखाया, उसमें मैं जाऊँ। कल ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री ने बोला दीपक मेरे छोटे भाई हैं, और राजनीति में ऐसा होता रहता है। देखिए, अगर शिवराज जी छोटा भाई मान रहे तो माने, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो कांग्रेस संगठन कम किया हो या सरकार कम किया हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता मूल पार्टी है, मगर सारी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, खड़ा किया, उनकी भी अपेक्षा वरिष्ठों की भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। आज उनके कोई सुपुत्र दीपक जोशी भी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके भांजे अरुण मिश्रा जी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, भैरव सिंह शेखावत जी, और आपके गुना से सांसद केपी यादव जी, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। आप समझ सकते हो क्यों आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम पंकज चतुर्वेदी जी आपसे। लगातार जो नेताओं का असंतोष है बीजेपी में देखने को मिल रहा है, और वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, इसे किस रूप में देख रहे हैं? आगे जो है 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, बीजेपी के लिए क्या ये खतरे की घंटी माना जाए? देवेंद्र जी, आज के व्यापक और परिपक्व लोकतंत्र में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई किसी राजनीतिक दल का कोई राजनेता या कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल में जा रहा हो। हम भारत के सभी 28 राज्यों में देखें तो चुनाव के समय या चुनाव के आगे पीछे इस प्रकार की दल परिवर्तन की प्रक्रिया पिछले 2 दशकों से बहुत सामान्य है। और जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल में अपने स्थान को असुरक्षित महसूस करता है, वो निश्चित तौर पर आरोप लगाने के बाद ही जाता है, बिना आरोप लगाने कोई जाता नहीं है। यदि मैं दीपक भाई साहब के विषय से बातचीत करूं तो उनका हम आज भी आदर करते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, कैलाश जी के पुत्र हैं, पर कुछ सवाल है। उन्होंने सबसे पहला सवाल खड़ा किया दीपक जोशी जी ने कैलाश जोशी जी की विरासत का, तो कैलाश जोशी जी का स्मारक नहीं बना। अरे सर, कैलाश जोशी जी तो भारतीय जनता पार्टी के संत पुरुष, सत्पुरुष हैं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में उनका जो स्मारक है वो आजीवन के लिए चिन्हित है, अंकित है। और फिर भी उनकी स्मृति में जितना किया जाए कम है, लेकिन चाहे महाविद्यालयों का नामकरण हो, कृषि पशु मंडी के नामकरण हो, बस स्टैंड के नामकरण हो, सीधे कैलाश जी की स्मृति में किए गए। और दीपक जोशी जी से हम ये जानना चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने कैलाश जोशी जी को 19 माह की भयंकर यातनाएं आपातकाल की दी, वो कैलाश जी की स्मारक को, विरासत को कैसे सहेजेंगे? पंकज चतुर्वेदी जी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने स्मारक की मंजूरी दे दी थी, फिर शिवराज सरकार ने उस मंजूरी को निरस्त क्यों किया? सर, उसी बात बता रहा हूँ मैं जी, कि शिवराज सरकार ने किसी प्रकार के स्मारक की मंजूरी को निरस्त नहीं किया। नंबर 1, स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया प्रचलन में थी। दूसरा विषय, तीसरा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं कि जिन कैलाश जोशी जी को कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल की यातनाएं दी, जो कैलाश जोशी जी आजीवन कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के विरोध में रहे, जिनके चित्र को आज दीपक जोशी जी कांग्रेस कार्यालय में लेकर जरूर आए, तो आप उनके चित्र को ले आए, तो कैलाश जी के सच चरित्र को और उनके चित्र को कैसे लेकर आएंगे? और फिर कितना अपमान दीपक जोशी जी का और सदैव कैलाश जी के चित्र का। न उस चित्र पर माल्यार्पण हुआ, न कमलनाथ जी के मुंह से कैलाश जी के लिए 2 शब्द फूटे। और उन्होंने क्या कहा कमलनाथ जी ने, जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। दीपक जोशी जी ने भ्रष्टाचार की बात करी। वो कांग्रेस पार्टी
जिसके राजनेता गले गले तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो दीपक जी की इन बातों से देवेंद्र भैया, उनके सुपुत्र श्रीमान जयवर्धन जोशी सहमत नहीं है। दीपक जी बाकियों को कैसे आप समझाएंगे? ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, अभिनव बरोलिया जी जवाब दीजिए आप जी। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। आज दीपक जोशी जी ने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी को यह कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं देवेंद्र जी, देखें, नफा नुकसान की तो छोड़ दीजिए, ये तो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं राजनीति में। दीपक जोशी यदि छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके यदि कांग्रेस में चले गए हैं तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है ना। और नफा नुकसान तो क्या है कि ये आकलन राजनीति में अपने अपने स्तर पे किया जाता है। अब दीपक जी ने जो उनका मामला जो सामने आया है, उन्होंने कहा कि साहब मुझे सम्मान नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी में, और अनुयोगी उपयोगी की व्यवस्था जो जिस योग्य है वो उस योग्यता का काम भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उपेक्षा का तो वातावरण दिखाई दे रहा है। दीपक जी को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ छात्र राजनीति से। तो दीपक जी का जो व्यवहार है और जिस तरीके की कार्यशैली है, उस व्यक्ति में वो सक्रिय युवाओं के बीच में सक्रिय व्यक्ति है, तो उसको उस स्तर पे सम्मान भी मिलना चाहिए था और काम भी मिलना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आज वर्तमान स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे राजनीति में, इस लोकतंत्र में इतनी आगे निकल चुकी है कि अब पीछे देखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब स्थिति ये है कि दीपक जैसे पता नहीं कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत पीछे हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उसके साथ चल पाएंगे ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि दीपक यदि कांग्रेस में आए हैं जोशी जी, तो कांग्रेस में उनका सफर कितना लंबा होगा यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये उनके मन में होगा कि उन्होंने कांग्रेस में किस हित को साधने के लिए वो कांग्रेस में आए, क्योंकि ये सवाल उठेगा, आज नहीं कल उठेगा, क्योंकि दीपक जी का विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें टिकट पे क्या निर्णय होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें तो रहती हैं। तो अब स्थिति में अब ये है कि अब ठीक है दीपक जी आ गए हैं और उपेक्षा का वातावरण दिखाई देता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कैलाश जोशी जी की, और कैलाश जोशी जी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के संत पुरुष रहे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक इस सफर तक लाने में, इस मुकाम तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कैलाश जी जब तक रहे हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान बराबर बना रहा, लेकिन ये जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दल में, किसी राजनीतिक दल में उसकी भूमिका रही हो, तो उसके परिवार को संरक्षण या उस परिवार को महत्व सम्मान मिलना चाहिए। यह मैं भी मानता हूं कि होना चाहिए कि यदि किसी परिवार का योगदान किसी राजनीतिक दल में है तो उस परिवार के लोगों को उतना सम्मान तो मिले जिस योग्य वो है जी। वहां यदि उनकी उपेक्षा हुई है तो वो कहने के लिए वाजिब है। अब तीसरी चीज ये होती है कि यहाँ विचारधाराओं की और बाकी लोगों की विचारधाराओं की बात मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस में भी यही हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने जब स्वीकार किया था, अब आप देख लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे जीवन काल तक कांग्रेस का गुणगान करते रहे और अंत में उन्होंने सरकार को गिराया। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके जो भी रिश्ते कायम हो गए हों अचानक, और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पानी पी पी के कांग्रेस को पोसा करते थे, वो जाकर के अब पढ़ाई करने लगे, वही सारी चीजें दिखाई देने लगी। अब यही दीपक जोशी जी के साथ में होगा कि दीपक जोशी जी यदि उनके साथ में एक बहुत सारा कार्यकर्ताओं का दल है उनके साथ आएगा, तो अब ये नहीं कह सकते कि आप दीपक जोशी कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको आप किसी भी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ये व्यक्तिगत रूप है। और यहाँ चरित्र, सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी, राजनीति में किसी टाइप का कोई चरित्र, किसी तरह की वफादारी या ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब जिसको जहां अच्छा लग रहा है उस प्लेटफॉर्म पे ये जा रहा है। ये कुल मिलाकर के ये राजनीति नहीं हुई, ये ऐसा हो गया है जैसे प्राइवेट नौकरियों में जिस तरीके से होता है कि आपको पसंद नहीं आए तो आप छोड़ दीजिए, चले जाइए, बात खत्म हो गई। और जब भी व्यक्ति छोड़ेगा तो कोई ना कोई आरोप लगाएगा। तो ये सब सारी चीजें अवसर की चीज हो गई है राजनीति। जिसको जहां अवसर मिलेगा वो वहां चला जाएगा, चाहे दीपक जोशी हो, अनु मिश्रा जी हो, चाहे गौरी शंकर तेजवार हो, या फिर आप दमोह में चले जाइए जी, मलैया जी के सुपुत्र हो जो अभी बाद बीच में आए हैं। तो ऐसे तमाम लोग आपको इस अब
ये एक साल के अंदर बहुत सारा दल बल बदलते हुए बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है। और इस समय चूंकि माहौल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जिस मुहिम में आगे चल रही है और बहुत सारी चीजें सामने आ गई है भ्रष्टाचार के रूप में, इसलिए लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी की ओर से भंग हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अभिनव बरोलिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभिनव बरोलिया जी, हालांकि दीपक जोशी ने कांग्रेस तो ज्वाइन कर ली, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी में बहुत से लोगों में, बहुत से नेताओं में असंतोष व्याप्त है, तो क्या उनके लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं आपने? देखिए देवेंद्र जी, मैं लगातार कई बार आपके चैनल पे और लगातार एक साल से बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इनके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचेंगे। आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले जिस तरीके से गुना से 1000 गाड़ियों का काफिला आया था। इनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, बूथ पे बैठने के लिए इनके पास लोग नहीं बच रहे हैं। ये पार्टी की जो रीति नीति है, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग और दिखावे की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान राम के नाम पे, कभी हनुमान जी के नाम पे ये लोग राजनीति करते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे, वोट लेते रहे और लगातार घोटाले भ्रष्टाचार इसी तरीके से जनता का कभी कुछ नहीं सोचा। आज जनता परेशान है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, तमाम मुद्दों पे। आप देखेंगे कल ही 7 लोग की हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब है। यहाँ का गृह मंत्री हमेशा लगातार एक ही बात करते, कभी बिकनी पे बात करते, कभी दीपिका पादुकोण के कपड़े पे बात करते। आप सोचिए कितने निचले स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे परेशान होकर तमाम लीडर जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, तो आप मतलब पूरे भाजपा के नेताओं को, जो मध्य प्रदेश में पूरे भाजपा के नेता हैं, सब पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप आप खुद देख रहे हैं, आपको खुद ही देखना चाहिए। हर विभाग में घोटाले हैं, ये घोटाले हर विभाग में हो रहे हैं, तो इनके मंत्री लोग किस तरीके से लिप्त होंगे। आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, नगर निगम भोपाल में बनी थी, उसी में पार्षद जब बीजेपी के सभी नेता घोटालेबाज हैं, तो उन घोटालेबाजों को अपने पार्टी में स्थान क्यों दे रहे हैं? दीपक जोशी जी तो घोटालेबाज नहीं है, मुझे लगता है जी। एक संत तो और भी लोग नाराज हैं बीजेपी में, और भी लोग नाराज हैं, वो भी आ जाएंगे तो घोटालेबाज नहीं होंगे। जो होगा वो तो भ्रष्टाचारी तो खुद ही नहीं आएगा ना पार्टी में जी। वो क्यों आएगा? वो तो खुश है भाजपा के भ्रष्टाचार में। जो लोग गए हैं भाजपा में, कांग्रेस को छोड़ के गए हो, या जो भाजपा में जो शामिल है, वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी होंगे। मतलब जो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें बीजेपी छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बीजेपी में बने हुए हैं। जी, पंकज चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए। आज जी पंकज जी, कहा कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए। कमलनाथ जी ने कहा कि जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि कम से कम दीपक जोशी जी श्रद्धेय कैलाश जी के चित्र पर माल्यार्पण करा रहे थे। कमलनाथ जी के शब्द से मुंह से 2 शब्द निकले श्रद्धेय कैलाश जोशी जी के लिए, और दीपक जोशी जी ने क्या कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ तो पूंजीपति हैं, मेरा ये इनका काम पूंजी बढ़ाने का है, और मेरी तो पिता की ईमानदारी की पूंजी मेरी पूंजी है। तो हम समझ नहीं पा रहे कि दीपक जोशी जी कांग्रेस में गए तो उद्योगपतियों के साथ गए, पूंजीपतियों के साथ गए, कि किसके साथ गए? इसीलिए हमने सवाल खड़े किए दीपक जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि उनका पहले अपमान था, अपना अपमान है, भैया जो कांग्रेस में चले गए हो, लेकिन वो श्रद्धेय कैलाश जी के पुत्र पर दीपक जी जो अपने तर्क आज सबके समक्ष रख रहे हैं, उन तर्कों से उनके स्वयं के पुत्र जयवर्धन जोशी जी सहमत नहीं है। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न जिनके उत्तर दीपक जोशी जी को देने पड़ेंगे, और निर्णय लोकतंत्र है, दीपक जोशी जी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, पर जिन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने पूंजीपतियों का साथ, जैसा दीपक जी ने कहा, ज्वाइन किया है, वो कैसे सफल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, वो कैसे सफल होगा ये बड़ा सवाल है। ये इस सवाल का उत्तर हम लेंगे अभिनव बरोलिया जी से, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, जैसा कि अभी इन्होंने पिता पुत्र जयवर्धन जोशी और दीपक जोशी की बात की है कि अभी तो उनके पुत्र ही उनके इस निर्णय से सहमत नहीं है, क्या कुछ राजनीति चल रही है? ये हम समझना चाहेंगे कि पुत्र ही सहमत नहीं है, पिता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में हैं, और पुत्र जो हैं वो अभी बीजेपी युवा मोर्चा के में बने हुए हैं। क्या है ये? बड़ा गडमगड लग रहा है। राजनीति
देवेंद्र जी, राजनीति इस समय हर घर के अंदर पहुंच गई है जी। हर घर के अंदर दो फाड़ हैं। हर पति पत्नी के बीच में, हर भाई बहन के बीच में एक दो फाड़ की राजनीति हो रही है। पत्नी मोदी जी की भक्त है या मोदी जी का समर्थन करती है, तो फिर दूसरा व्यक्ति राहुल गांधी का समर्थन करता है। हर घर में दो फाड़ हैं। आप बिल्कुल मत कीजिए कि ये राजनीति की जा रही है। इस समय ऐसी स्थिति हिंदुस्तान की हो गई है कि हर घर में राजनीति हो रही, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस का होगा या पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर परिवार में अलग अलग दल बटे हुए हैं, सब अपने अपने विचारधाराओं के रूप में स्वतंत्र हैं। आपको जो करना हो सकता है कि पुत्र भारतीय जनता पार्टी में हो और बाकी कांग्रेस में हो, तो हर आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, राजनीतिक दलों में ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन अभिनव बरोलिया जी ने जो कहा है जी, अभिनव बरोलिया जी ने जो कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में हैं और जो भ्रष्टाचारी नहीं है, कुढ़ रहे हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब इस पिता पुत्र में कौन भ्रष्टाचारी? इसका मतलब पुत्र भ्रष्टाचारी हैं इसलिए बीजेपी में बने हुए हैं और दीपक जोशी जी ईमानदार हैं तो कांग्रेस में चले गए हैं। जी, क्या हम समझें इसको? देखिए देवेंद्र जी, ईमानदारी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। और जो ये तो हो सकता है बरोलिया जी बोल रहे हो कि भ्रष्टाचारी वहां है और यहाँ नहीं है, तो हर जगह कहीं ना कहीं तो है, 19-20 हो सकता है जी, है ना। हर आदमी दूध का धुला नहीं है। चाहे आप कांग्रेस में जो उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में उठा के देख लीजिए, हर आदमी, जब ये स्थिति है कि जब खुद के ऊपर आती है तो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, अपने बचाव में होता है जी। तो सब कोई दूध का धुला कोई भी नहीं है। बरोलिया जी कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे होंगे ये है। लेकिन दीपक जोशी के बारे में जहां तक मैं जानता हूँ कि वाकई में व्यक्तिगत रूप से कि वो इस नेचर के व्यक्ति नहीं है, और यदि वो कांग्रेस में यदि आ गए हैं और कांग्रेस में यदि वाकई में उनको उस स्तर पर सम्मान मिलता है तो कांग्रेस का भी कुछ हित फंस सकता है। लेकिन इससे एक चीज नुकसान होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सपोज हुई है इस समय, उसका ही प्रभाव आपको मध्य प्रदेश नहीं बल्कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उन तमाम राज्यों में आपको दिखाई देगा। क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एटमॉस्फेयर तैयार हुआ राजनीति का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हर प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया में जो खबरें देखने को मिल रही है और रोज इवेंट्स आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं, तो इससे लेकर के बहुत फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां आपको इस तरह की भगदड़ आपको दिखाई देगी, और आने वाले दिनों में उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है वहां से भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में जाने वालों की बहुत तादाद आपको दिखाई देने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज का है, राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र का बाहर आ जाना है। अब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल होती आपको दिखाई दे रही है। तो जहां विफलता होगी वहां लोग नहीं जाते। जी ठीक है, जहां विफलता होगी वहां लोग नहीं जाते। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभिनव बरोलिया जी, जैसे कि आपने परिभाषा दी है, हम पुनः वही प्रश्न आपसे दोहराएंगे जैसा कि हमने डॉक्टर राहुल रंजन से पूछा है। राहुल रंजन जी ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया है एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में हैं, जो ईमानदार हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जयवर्धन जोशी और जो दीपक जोशी में ईमानदार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है? किसे मानते हैं आप, किसे कहेंगे? अभिनव बरोलिया जी, चलिए, अभिनव बरोलिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो पंकज चतुर्वेदी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आप दीपक जोशी जी के बारे में तो ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो एक आदमी असंतुष्ट हो तो उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है और हम सब मान भी लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, सत्यनारायण सत्तन और अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी अब खुल करके बोलने लगे हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर विसेन, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित कई और ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए आखिर उपेक्षा क्यों? बीजेपी में वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अब खुल करके बोलने लगे हैं। आखिर क्या कारण है
कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होगी। ये कहीं व्यक्ति अगर उपेक्षा का आरोप लगाए तो बात समझ में आती है कि चलिए हो सकता है कि अपने कुछ निजी स्वार्थों के कारण व्यक्ति ने उपेक्षा का आरोप लगाया है, लेकिन इधर तो फहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए देवेंद्र जी, मैंने जैसा आपसे अपने आज चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है। और यदि भाजपा परिवार के कुछ लोगों को किसी विषय बिंदुओं पर संगठन से कुछ सुधार या सुझाव की अपेक्षा है तो निश्चित तौर पर वो रखेंगे, तो इसको उपेक्षा नहीं माना जाएगा। उनकी अपेक्षाएं हैं कि संगठन में इस प्रकार के परिवर्तन, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य के नाते वो उनका जो भाव, उनके जो मत, अभिमत, विचार वो रख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि व्यापक पैमाने पर किसी प्रकार का संतोष है। बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। भाई संगठन का विषय है, संगठन के बिंदुओं पर यदि किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को, किसी कार्यकर्ता को कोई बिंदु सुझाव हेतु, कोई बिंदु सुधार हेतु देना है तो रखेगा, उसमें क्या दिक्कत। तो क्या ये अभी बीजेपी को नहीं लगता कि वास्तव में कहीं न कहीं संगठनात्मक स्तर पे कुछ खामियां हैं कि लोग इतने नाराज और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पा रही है बीजेपी, अलग थलग पड़े हुए हैं, तो क्या ये नहीं लगता बीजेपी को? देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है चरैवेति चरैवेति। और जब आप निरंतर चलते हैं तो फिर जब आपका प्रवाह निरंतर है तो उस प्रवाह में इस प्रकार की कई सारी स्थितियां बनती हैं और समय काल परिस्थिति के अनुरूप संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो परिवर्तन आवश्यक है, जो सुझाव आवश्यक है, जो संशोधन आवश्यक है, रीति नीतियों में जो परिवर्तन करना है, निर्णय लेना है, योजना बनाना, सब में समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसा व्यापक पैमाने पर निर्धारित करना कि भाजपा में कथित रूप से असंतोष है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, वैसा विषय नहीं है। सब परिवार का विषय है। परिवार के स्तर पर चीजों को हल कर लिया जाएगा और मध्य प्रदेश के उत्थान की जैसी योजना भाजपा की, संगठन की, भाजपा सरकार और परिवार की है, उसमें हम सफल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में कुछ नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी उपेक्षा का परिणाम है कि दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मात्र बात दीपक जोशी की ही नहीं है, मध्य प्रदेश बीजेपी में बहुत तेरे ऐसे नाम हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अब दीपक जोशी के कांग्रेस का दामन थामने के बाद खुल करके बोलने भी लगे हैं। ऐसे में यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, उसे चिंतन और मनन करना चाहिए। हालांकि अब इस उपेक्षा को पूरी तरह से कांग्रेस भुनाने में लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 में कौन इसका लाभ ले पाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।